हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। 1992 में अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तो एक नारा बार बार लगाया जा रहा था, ये तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सिविल जज बनारस के आशुतोष तिवारी ने जो विजय शंकर रस्तोगी की पिटीशन पर कल एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया है उसके बारे में। इसमें जो रेलिवेंट लॉ है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और वो लॉ है जो सबको मालूम है, आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो आशुतोष तिवारी सिविल जज हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के बनाए हुए एक वैलिड लॉ को कंसीडर नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच का जो बाबरी मस्जिद के केस में जजमेंट आया था उसको इग्नोर किया। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑलरेडी 1991 के लॉ की संवैधानिकता इस वक्त एग्जामिन कर रही है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे नोटिस दिया है। जो नीचे की अदालत है उसको यह अधिकार नहीं है कि वो 1991 के एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है। जो लोअर कोर्ट है वो बाउंड है पार्लियामेंट्री लॉ से और बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। मुझे यह लगता है कि इस मैटर में ये दोनों चीजें जज आशुतोष तिवारी ने पूरी तरह कंसीडर नहीं की। अब देखिए, जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन का इशू है, इस पे बहुत बात होती रही है। हमारे देश में टेम्पल और स्टेट, इसमें बड़ी क्लोज रिलेशनशिप रही है। जो कुल देवता राजा महाराजाओं के होते थे, उनको समझा जाता था कि वो प्रोटेक्टर हैं राजा के। तो जो दूसरा राजा जब उनको डिफीट करता था तो कुल देवता के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करता था। बहुत से टेम्पल्स डिस्ट्रॉय होते रहे हैं। औरंगजेब के बारे में जाहिर है कि जहां तक काशी और मथुरा का मामला है उसमें एएसआई की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के केस में तो कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं थी जिससे यह साबित होता कि एक राम टेम्पल को डिमोलिश कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है। आपको मालूम है कि बाबरनामा में भी इस पीरियड के जो पेजेस हैं वो मिसिंग हैं। जो हिस्टोरिकल एविडेंस सुप्रीम कोर्ट ने भी साइट की है वो भी यूरोपियन ट्रेवलर्स की है और बहुत बात की है। मथुरा और काशी के मामले में बिल्कुल क्लियरली हिस्टोरिकली ये प्रूव हुआ है कि ये बुरा काम कि एक टेम्पल को पार्शियली डिस्ट्रॉय किया जाए, डिमोलिश किया जाए और मस्जिद बनाई जाए, ये राजा के जो उस जमाने के एम्परर थे औरंगजेब, उनके कहने पे हुआ। अब ये बात ठीक है कि इसके पैटर्न कौन है ये नहीं मालूम, और ज्ञान वापी मॉस का मुगल डॉक्यूमेंट्स में कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन ये कि एक बड़ा 50 साल तक का पीरियड है। आपको मालूम है कि रियल जो अखंड भारत पे राज किया है और पूरे देश को मिलाया है वो औरंगजेब थे। अब इन्होंने बहुत से मंदिरों को ग्रांट्स दी। 1698 में रंग भट्ट के बेटे नेक भट्ट को खानदेश में, इलाहाबाद में, बनारस में, बिहार में टेम्पल्स को ग्रांट दी, गुवाहाटी में दी ग्रांट। 1680 में भागवत गोसाई, बनारस का मामला हो रहा है, कहा कि यहां पे ब्राह्मण को हैरेस ना किया जाए। तो राजाओं के पूरे दौर में ऊंच नीच होती रहती है। इस सिलसिले में लॉ कितना कुछ कर सकता है, आशुतोष तिवारी को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए बाबरी मस्जिद का।
उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, ये इन्फोर्स हुआ 18 सितंबर 1991 से, और इसने ये कहा कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं सेक्शन 4(1) क्लॉज 1, उनका जो भी स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था, अब उसको चेंज नहीं किया जाएगा। मुझको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह जज आशुतोष तिवारी ने सेक्शन 4 क्लॉज 2 इग्नोर कर दिया। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। If on the commencement of this act any suit, appeal or other proceeding with respect to the conversion of religious character of any place of worship existing on 15th August 1947 is pending before any court, tribunal or other authority, same shall abate। जितने भी केसेस किसी रिलीजियस प्लेस के कन्वर्जन के बारे में पेंडिंग हैं, वो सब के सब अबेट हो जाएंगे। एक केस को छोड़ दिया था उन्होंने, बाबरी मस्जिद को एग्जम्पशन दिया था, जिसका जजमेंट 2019 में आया। और फिर साफ तौर से ये बात कही इसमें, एंड नो सूट, अपील or proceeding with respect to any such matter shall lie on or after the commencement in any court, tribunal or other authority। 1991 में ये आ गया 18 सितंबर को मामला। अब कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। ये केस जिस पे ये ऑर्डर हुआ है, ये 2019 में फाइल हुआ है। कैसे इसको इंटरटेन कर लिया? ये बात सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्वयं बाबरी मस्जिद के जजमेंट से हट जाए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दे एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तब ये सारे डिस्प्यूट्स अदालत में ओपन हो जाएंगे और कोर्ट्स को राइट होगा उन्हें डिस्पोज ऑफ करने का। फिर इसी में सेक्शन 4 क्लॉज 2 में एक प्रोवाइजो डाला गया कि अगर कोई केस फाइल होता है तो वो केस डिसाइड किया जाएगा इस लॉ के अकॉर्डेंस में। ये लॉ क्या कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को स्टेटस था किसी रिलीजियस प्लेस का, वही स्टेटस रहेगा। मैं समझता हूं कि इस पार्लियामेंट्री लॉ को या तो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने या ये जो ज्ञान वापी मैनेजमेंट था, इसने सही से जज के सामने रखा नहीं, या जज ने उसे सही से समझा नहीं। अब ये तो हो गई एक लॉ की बात, ये लॉ है। अब देख लें एक जुडिशियल डिसिप्लिन की बात। एक सिविल जज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस बेंच के जजमेंट के विरुद्ध जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, बाबरी मस्जिद के ही केस में? सुन लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ सेकुलर स्टेट। इट रिफ्लेक्ट्स the commitment of India to the equality of all religions. Above all, the Places of Worship Act is an affirmation of solemn duty which was cast upon the state to preserve and protect the equality of all faiths as an essential constitutional value, a norm which has a status of being the basic structure of the Constitution. This is the purpose underlying the enactment of Places of Worship Act. Equality of religion की बात हुई, सेकुलरिज्म एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर है,
इस बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया। एम सिद्दीक, वही बाबरी मस्जिद का केस, कैसे एक नीचे की अदालत का जज इस पैराग्राफ को ओवरलुक कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन रेट्रोग्रेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल of which secularism is the core component। इतिहास बहुत जुल्म से, वॉयलेंस से, नाइंसाफी से, परसिक्यूशन से भरा हुआ है। पूरी दुनिया का जो हमारा इतिहास है वो खून खराबे का इतिहास है। नॉन रेट्रोग्रेशन, उस खून से रंगी हुई इतिहास को अदालतें अब ठीक नहीं कर सकती। जो हो गया सो हो गया, बहुत बुरा हुआ। नॉन रेट्रोग्रेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल of which secularism is the core component। The Places of Worship Act is thus a legislative intervention which prescribes non-retrogression as an essential feature of our secular values। कोर्ट ने पैरा 997 में कहा Constitutional courts cannot entertain claims that stem from the actions of Mughal rulers against Hindu places of worship in a court of law today। जो मुगलों ने ज्यादती की है हिंदू मंदिरों के विरुद्ध, उन क्लेम्स को अब नहीं देखा जा सकता। For any person who seeks solace or recourse against the actions of any number of ancient rulers, the law is not the answer। और फिर कोर्ट ने कह दिया कि ये सिर्फ मुगल्स नहीं थे, ये पूरा इतिहास इस जुल्म से और इस तरह के प्लेसेस ऑफ वर्शिप के डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ है। Our history is replete with actions that have been judged to be morally incorrect and even today are liable to trigger vociferous ideological debate। मैं ये समझता हूं कि ये इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की, और फिर जज आशुतोष तिवारी ने यह भी इग्नोर किया कि बाबरी मस्जिद का भी जजमेंट जो है वो एएसआई फाइंडिंग के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, उन फाइंडिंग्स पे भी बहुत क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं। ये बात उन्होंने सही कही कि एएसआई की फाइंडिंग से कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो मस्जिद मैनेजमेंट के फायदे में चली जाएं। जी, बाबरी मस्जिद में एएसआई की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर हो गया कि बाबरी मस्जिद किसी राम टेम्पल को डिमोलिश कर कर नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब जजमेंट में रिकॉर्ड कर दिया कि राम टेम्पल का डिमोलिशन नहीं हुआ। किसी डिमोलिशन की कोई एविडेंस नहीं मिली। पूरा सल्तनत पीरियड का तो कोई एविडेंस ही नहीं आई एएसआई रिपोर्ट में। मैं समझता हूं कि वो चीज जिसके बारे में ऑलरेडी पता है कि एक मंदिर को पार्शियली डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई, उसमें एएसआई अब क्या करे। अब फिर कह दिया मीडिया को नहीं अलाउ करेंगे, फिर कह दिया कि जो 5 मेंबर टीम होगी उसमें कम से कम 2 माइनॉरिटी के होंगे। अरे अच्छे एक्सपर्ट्स होने चाहिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या होती है। अगर आप
ऐसे मुसलमान एक्सपर्ट्स लाते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी डाउटफुल है, तो उनसे बेहतर इम्पार्शियल, इम्पेकेबल कैरेक्टर वाले, अपनी फील्ड में माने हुए आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बेहतर होंगे। मुझे यह लगता है कि यह मामला हाई कोर्ट जाएगा। आपको मालूम है कि पहले इस मामले में हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी थी। फिर बनारस की कोर्ट ने कहा कि साहब वो 6 महीने बाद कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं आया, इसका मतलब वो सस्पेंशन ऑर्डर जो था वो खत्म हो गया। हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर पास किया और उसको प्रोसीडिंग को रोक दिया। लोअर कोर्ट का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाना अच्छी चीज नहीं है। देश की बड़ी समस्याएं हमारे सामने हैं। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, इकोनॉमी खराब हुई हुई है। धर्म को इतना सेंट्रल स्टेज में लाकर उसको पॉलिटिकल पर्पसेस से यूज करना अच्छी चीज नहीं है। मुझे मालूम है कि 2022 में यूपी में इलेक्शन है, लेकिन योगी जी ने अच्छा काम किया है। अभी मैं कुछ दिन पहले यूपी गया तो मुझे लोगों ने बताया कि जो भी आदमी 31 मार्च को रिटायर हुआ उसको योगी जी की वजह से 1 अप्रैल को अपनी पेंशन के पेपर्स मिल गए। बहुत बड़ा काम है ये, मैं सलाम करना चाहूंगा उनकी इस इफिशिएंसी को। तो वो चुनाव ऐसा लगता है आसानी से जीत रहे हैं। धर्म और राजनीति अलग अलग होने चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मेरी लोगों से अपील है, इमोशंस को कंट्रोल में रखें, लीगल प्रोसेस को चलने दें, एक लोकल डिस्प्यूट को नेशनल डिस्प्यूट ना बनाएं और प्यार बांटें। हर धर्म यही चाहता है कि ह्यूमैनिटी जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।